गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं अवनेश सिंह तोमर और हम फिजिक्स की वीडियो का पढ़ रहे हैं दूसरा वीडियो। पिछले वीडियो को आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। आप जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा से ज्यादा वीडियो आगे की ओर बढ़ेगा भाई, और चैनल की ग्रोथ होगी और मैं भी थोड़ा सा मोटिवेट होऊंगा। तो आपके लिए ज्यादा से ज्यादा और एक बात और इम्पोर्टेंट आपके लिए है कि अगर आपको पूरी जीके में किसी भी टॉपिक से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर पूरी वीडियो बनाऊंगा। जैसे मान लो आपको राष्ट्रपति पर कोई समस्या है तो राष्ट्रपति का वीडियो अगर आप चाहते हैं तो अतिरिक्त क्लास में मैं आपको वीडियो वो दे सकता हूं। तो आपको अगर किसी भी वीडियो में या फिर किसी भी चीज से या टॉपिक से संबंधित, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी या इकोनॉमी, एनरोलमेंट या फिर कोई सा भी सब्जेक्ट हो जीके का, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाकर दूंगा। तो आने वाले एक दो वीडियो हमारे जो होंगे, जो यूनेस्को द्वारा जो वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस होते हैं उन पर एक वीडियो होगा, और एक वर्ल्ड वार फर्स्ट इस पर एक वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपका कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें और आगे की ओर देखो, इस टॉपिक में चलते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें और पसंद आए तो लाइक जरूर करें। देखो, इस टॉपिक में हम पढ़ रहे थे, पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था मापन। क्लियर है भाई? मेजरमेंट हम पढ़ रहे थे और हम ये बात कर चुके हैं कि इसमें दो ही चीजों पर हमें ध्यान देना है। एक तो जो राशि होती हैं उन पर ध्यान देना है, और दूसरा जो मात्रक होते हैं यानी कि जो यूनिट होती हैं उन पर ध्यान देना है। तो इन्हीं दोनों चीजों को हम पढ़ रहे थे। हमने बात की थी भाई, राशि क्या होती हैं, जिन्हें संख्यात्मक रूप से व्यक्त किया जा सके, राशि होती हैं, और उन संख्यात्मक रूप को व्यक्त करने के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है, और उसी को क्या कहते हैं हम, मात्रक या यूनिट। ये चीज हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखते हैं मापन में क्या पढ़ना है हमें। तो सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखें, अलग अलग क्षेत्रों में मापन की कई अलग अलग पद्धतियों को अपनाया गया है, जिनमें से जो श्रेष्ठ पद्धतियां थी वो दो तीन ही पद्धतियां थी, और छोटे छोटे स्तर पर अलग पद्धतियों को अपनाया गया है। जैसे आप ये समझ सकते हैं कि लंबाई है, आप लंबाई को सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं, आप लंबाई को फुट में भी माप सकते हैं, आप लंबाई को किलोमीटर में भी माप सकते हैं। तो इसी प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में लंबाई को मापने की अलग अलग पद्धतियां हैं। तो कुछ पद्धतियां जो बहुत ज्यादा प्रचलित हुई, मैं उनके बारे में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, जैसे एक पद्धति होती है CGS, सही है, एक पद्धति होती है FPS, सही है भाई, और एक पद्धति होती है MKS। तो ये तीन पद्धतियां हैं जो बहुत ही ज्यादा प्रचलित हुई थी। इसका मतलब क्या है, देखो ये जो पद्धति थी इसे मुख्य रूप से फ्रेंच पद्धति कहते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई? फ्रेंच पद्धति, या फिर एक नाम और है इसका, मीट्रिक पद्धति। मीट्रिक पद्धति के नाम से भी इसे जानते हैं। और FPS ये जो पद्धति है मापन की, इस पद्धति को आप ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जानते हैं भाई, ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जानते हैं। और MKS पद्धति को मुख्य रूप से सबसे ज्यादा प्रचलित यही पद्धति थी, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे एक पहचान भी मिली थी, और इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता था भारत में, इसीलिए आप इसे भारतीय पद्धति भी कह सकते हैं। भारतीय, कई किताबों में मैंने देखा है कि मूल रूप से जो भारत में प्रयोग में लाई जाती थी पद्धति वो कौन सी थी, तो MKS। तो पूछा गया है भारतीय पद्धति के नाम से निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है, MKS। अब ये होती क्या है, आप ध्यान से समझें। तीन मूल राशि, कल हम मूल राशियों के बारे में पढ़ रहे थे भाई। जैसे हमने लंबाई की बात की थी, क्लियर है, हमने समय की बात की थी, हमने द्रव्यमान की बात की थी भाई, और हमने समय की बात की थी। तो मुख्य रूप से इन तीनों ही मात्रक में, इन तीनों ही पद्धति में इन्हीं को मापने के लिए मात्रक दिए गए हैं। जैसे अगर CGS की बात करें, तो लंबाई सेंटीमीटर में मापी जाती है, और इसमें द्रव्यमान G मीन्स ग्राम में मापा जाता है, और समय की बात करें तो समय इसमें सेकंड में। तो इन्हीं के पहले लेटर निकाल लिए गए, सेंटीमीटर का C, ग्राम का G और सेकंड का S। तो उसी को बना दिया गया CGS, यानी कि फ्रेंच में
मुख्य रूप से इस पद्धति को अपनाया जाता था। और ब्रिटिश या फिर ब्रिटेन में हम देखें तो उन्होंने लंबाई को फुट में मापा था। किस में मापा था भाई? फुट में। और जो आपका द्रव्यमान होता था उसे पाउंड में मापते थे। वो किस में मापते थे? पाउंड में। और समय को वो भी सेकंड में मापते थे। क्लियर है? तो इसे कहते हैं FPS यानी कि फुट पाउंड सेकंड पद्धति। CGS मतलब आपका सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति या फिर फ्रेंच पद्धति या फिर मीट्रिक पद्धति। और MKS क्या होता है? इसमें लंबाई को मीटर में और K मीन्स होता है किलोग्राम, द्रव्यमान को किसमें? किलोग्राम में, और S को सेकंड में। तो इस प्रकार से मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। इस पद्धति को भारतीय पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। और आप देख पा रहे होंगे भाई इसमें जो समय है, इसमें जो समय है सभी में कैसा है? समान। और सभी में कैसा लिया गया है? सेकंड। क्लियर है भाई? तो ये कुछ पद्धतियां हैं। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये भाई अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पद्धतियों का प्रयोग होने के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत समस्याएं आने लगी। जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी समस्याएं आने लगी तो इस समस्या का समाधान करने के लिए 1960 में एक बैठक होती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पद्धतियों के प्रयोग के कारण जब आपसी बातचीत और पद्धतियों का आदान प्रदान हुआ तो उससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई। और उन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए 1960 में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में एक अधिवेशन होता है। एक अधिवेशन होता है। और ये जो अधिवेशन है इसे जाना जाता है अंतरराष्ट्रीय मापतोल अधिवेशन। अंतरराष्ट्रीय मापतोल अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। मैं आपको बता देता हूं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर। मैं लिख देता हूं, देखो, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर। तो ये एक अधिवेशन हुआ 1960 में। कहां पर हुआ भाई? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हुआ। और इस बैठक में बहुत सारे निर्णय लिए गए। एक बात और याद रखनी है, ये जो संस्था है जो इस अधिवेशन को कराती है उसका जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस में ही है भाई। कहाँ है? फ्रांस में एक स्थान है सेवर। कौन सा स्थान है? सेवर। तो सेवर में इसका हेडक्वार्टर है। और इस अधिवेशन में बहुत सारे निर्णय लिए गए। और वो निर्णय क्या हैं वही आपको याद रखने हैं। उन निर्णयों में ये लिया गया भाई कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मुख्य पद्धति होनी चाहिए जो सभी देशों में लागू हो। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक पद्धति होनी चाहिए जो सभी देशों में लागू हो। तो पहले से जितनी भी पद्धतियां चलती आ रही थी उनका अध्ययन किया गया और उन्हीं में से MKS को प्रायोरिटी दी गई। तो MKS पद्धति को ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिली, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मापन की पद्धति कौन सी है? MKS। लेकिन इसमें बहुत सारी त्रुटियां थी। तो उन्हीं त्रुटियों को संशोधित करके एक नई पद्धति बनाई गई जिसे SI पद्धति कहते हैं। SI पद्धति। और SI पद्धति वास्तव में MKS का संशोधित रूप है। तो आप याद रखेंगे SI पद्धति कहें या MKS, आपने जो संशोधन इन्होंने किए हैं बहुत ज्यादा मेजर नहीं थे, माइनर चेंज थे, तो इसीलिए कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है। इसे कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। तो ये इसका फुल फॉर्म है भाई। तो इस पद्धति में अंतरराष्ट्रीय यूनिट यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर
मात्रक मापने की ये यूनिट बनाई गई और इसमें यह निर्णय लिया गया कि 7 मूल मात्रक होंगे, 7 मूल मात्रक होंगे और जिन राशियों के वे मात्रक होंगे उन्हें मूल राशि कहेंगे, उन्हें मूल राशि कहेंगे। तो ये बात कही गई। अगली बात इन्होंने ये कही कि इन 7 मूल मात्रक यानी कि जो फंडामेंटल यूनिट होती हैं उनकी सहायता के लिए दो संपूरक मात्रक होंगे और जिन राशियों के ये संपूरक मात्रक होंगे उन्हें संपूरक राशि कहा जाएगा, उन्हें संपूरक राशि कहा जाएगा। और वे सभी राशियां या वे सभी मात्रक जो इनकी सहायता से बनेंगे उन्हें व्युत्पन्न राशि और उनके मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक के नाम से जाना जाएगा। तो इस प्रकार के बहुत सारे निर्णय लिए गए और अब हमें इन्हीं चीजों को पढ़ना है कि वे 7 मूल मात्रक कौन से हैं, वे 2 संपूरक मात्रक कौन से हैं और मुख्य रूप से कौन कौन सी व्युत्पन्न राशियां हैं जिन्हें हमें पढ़ना है, जहां से क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखें मूल मात्रक और मूल राशियां। क्लियर है? मूल मात्रक और मूल राशियां हम पहले पढ़ चुके हैं। वे राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए किसी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मूल राशियां कहलाती हैं और उनके मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। अर्थात वे मात्रक जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए किसी दूसरे मात्रक की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप हेडिंग लिखें 7 मूल मात्रक। तो देखो कौन कौन से हैं, ये कल भी मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाया है इसके बारे में। तो उसी चीज को देखो आगे की ओर हम देखते हुए चलते हैं। देखो बहुत अच्छी तरह से मैं आपको चीजें समझा रहा हूं। हर एक क्लास को अटेंड करें, अपने नोट्स बनाएं, फिर उसके पेपर प्रैक्टिस सेट लगाएं और आप देख पाएंगे कि कोई भी क्वेश्चन आपसे बचकर नहीं जा पाएगा। तो सबसे पहले मूल राशि कौन कौन सी होती है भाई, वो हम देख लेते हैं। और कितनी है ये? 7। सबसे पहली राशि जो है वो है लंबाई, या फिर दूरी मापने की कोई सी भी इकाई कह सकते हैं, या चौड़ाई कह सकते हैं, या ऊंचाई कह सकते हैं, या फिर दूरी कह सकते हैं, या फिर विस्थापन कह सकते हैं। भाई कुछ भी बोल सकते हैं इसे, सही है। दूसरी है देखो समय, तीसरा है द्रव्यमान, और चौथा है आपका समय हो गया विद्युत धारा, और अगला है ताप टेम्परेचर, और अगला है ज्योति तीव्रता, और 7वां पदार्थ की मात्रा। ये हमें पढ़नी है भाई। ये सारी की सारी मूल राशियां हैं, ये सभी की सभी मूल राशियां हैं और इनके जो मात्रक हैं उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मूल मात्रक कहते हैं। तो लंबाई के लिए अभी हमने पीछे पढ़ा भाई, कौन सा मात्रक? मीटर। यानी कि लंबाई में जब हम एमकेएस पद्धति या एमकेएस कह सकते हैं या फिर एसआई पद्धति में लंबाई, चौड़ाई या फिर ऊंचाई, दूरी या फिर विस्थापन का मूल मात्रक क्या होता है? मीटर। समय को मापा करेंगे हमेशा सेकंड में। किसमें मापेंगे? सेकंड में। द्रव्यमान को किलोग्राम में। किसमें मापेंगे भाई? किलोग्राम। और इसे सेकंड में और इसे मीटर में। क्लियर है? विद्युत धारा को एम्पियर में मापेंगे इसे। और अगला ताप को मापेंगे केल्विन। किसमें मापेंगे? केल्विन में मापेंगे। अगला है ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक होता है कैंडेला या फिर सीडी लिख सकते हैं आप। अगला है पदार्थ की मात्रा, इसे मापते हैं मोल में। किसमें मापते हैं? मोल में। तो आप याद रखेंगे पदार्थ की मात्रा मोल। तो ये मुख्य रूप से आपके 7 मूल राशियां हैं और ये उनके 7 मूल मात्रक हैं। क्लियर है? ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इन्हें व्यक्त करने के लिए किसी भी राशि की या किसी भी मात्रक की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद हेडिंग लिखें
संपूरक मात्रक एवं राशियां। संपूरक मात्रक एवं राशियां कौन कौन सी होती हैं देखो, और मैं आपको इनके बारे में समझाऊंगा भी, लेकिन डिटेल अभी नहीं देखेंगे हम। जैसे संपूरक राशि सबसे पहले देखते हैं, देखो कौन कौन सी हैं। जैसे एक होती है पहली, दो ही तो थी भाई केवल, एक समतल कोण, सही है, और दूसरी होती है ठोस, दूसरी होती है ठोस कोण या घन कोण, ठोस कोण या घन कोण, सॉलिड एंगल कहते हैं इसे। किस नाम से जानते हैं भाई? सॉलिड एंगल के नाम से जानते हैं। तो आप याद रखें, अब इनके मात्रक क्या होते हैं, तो आप याद रखेंगे इनके जो संपूरक मात्रक हैं वो क्या होते हैं, समतल कोण का होता है रेडियन। किस नाम से जानते हैं भाई? रेडियन, रेडियन के नाम से जानते हैं। और घन कोण का होता है स्टेरेडियन। किस नाम से जानते हैं? स्टेरेडियन। तो इसे एचडी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसके मात्रक होते हैं। अब ये होता क्या है, इतना तो आप समझ रहे हैं भाई कि ये भी एक एंगल है और ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है समतल भी, और ये भी घन कोण भी एक एंगल है। तो दोनों के दोनों एंगल हैं, इतना तो क्लियर हो गया। यानी कि किसमें चलने वाले हैं ये? डिग्री में। किसमें चलने वाले हैं? डिग्री में चलने वाले हैं। तो ये दो बातें क्लियर हो रही होंगी आपको। देखो आप 2D और 3D तो समझते हैं भाई, 2D और 3D आप समझते होंगे, जिसमें दो तीन विमाएं होती हैं, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड वो 3D होता है, और जिसमें केवल दो विमाएं होती हैं एक्स वाई वो 2D। जैसे बोर्ड 2D है, केवल दो ही विमाएं, एक तो एक्स और एक वाई, दो ही विमाएं हैं, 2D है। अगर आप एक गेंद लें, गेंद बॉल गोल वाली जो होती है, या स्फेयर गोला लें, तो वो क्या होता है? 3D होता है, क्योंकि उसमें तीन विमाएं होती हैं। सही है भाई। जैसे आप चूड़ी लें, चूड़ी क्या होता है? वृत्त। चूड़ी क्या होता है? चूड़ी जो होती है वो वृत्त होती है।